Hello everyone, am I audible? Is everything fine? ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से बताइए मुझे। वेरी गुड इवनिंग। सो आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं। 2021, 2022 एंड 2023 के PYQs विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को और मुझे थम्स अप दे के बताइए कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। आप सबके लिए ये वाला ऑफर अभी तक चल रहा है। आज 26 तारीख है, आज लास्ट डे है इस ऑफर का। 20% ऑफ फ्लैट मिल रहा है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर। आप में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, बता दूं कि अगले महीने से मेरा इंडियन इकोनॉमी का कोर्स शुरू हो रहा है 3 तारीख से। ठीक है, सो अभी सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो पुरानी क्लासेस भी देख पाओगे और नए कोर्सेज का भी हिस्सा बन पाओगे। सिमर 10 मेरा कोड है। ओके, सो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने, सडन शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्ट टैरिफ्स टू फ्री ट्रेड में इंक्लूड शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इन। कहता है आयात प्रशुल्क से मुक्त व्यापार की ओर अचानक अंतरण लघुकालिक बेरोजगारी को किस ओर प्रेरित कर सकता है? फटाफट से बताइए सही जवाब। ए आंसर इज एग्जैक्टली राइट, इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज। तो जो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि इंपोर्ट्स का सब्सटीट्यूट्स जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं, इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज वो हैं जो इंपोर्ट्स का सब्सटीट्यूट घर में यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में ही बना रही हैं। अब अगर इंपोर्ट टैरिफ से फ्री ट्रेड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि पहले इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगते थे, अब ट्रेड जो है बिल्कुल फ्री हो गया। इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगने से क्या होता है, इंपोर्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है और इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट्स महंगे होने से इंपोर्ट्स कम होते हैं। बट जब हम टैरिफ से अचानक ही फ्री ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फ्री ट्रेड में जो ट्रेड है वो सस्ता होने के कारण हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं। इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं। तो जब इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंपोर्ट्स के सब्सटीट्यूट्स तैयार कर रही थी, इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज इंपोर्ट्स के सब्सटीट्यूट बना रही थी, उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब हम इंपोर्ट्स फ्री होने के कारण बाहर से चीजें इंपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। समझे बात? चलो, सो अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following are relevant conditions assumed by the factor price equalization theorem? Why not fourth? Industries that sell domestically as well as export. ऐसी इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिक मतलब अपने कंट्री में भी माल सेल करती हैं और जो एक्सपोर्ट भी करती हैं, उनको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी? मतलब किस तर्क के आधार पर उनमें अनएम्प्लॉयमेंट होगी? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होगी उन इंडस्ट्रीज में जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, डोमेस्टिकली सेल कर रही हैं? वाई? फ्री ट्रेड हुआ है ना। फ्री ट्रेड होने का मतलब कि ट्रेड जो है वो सस्ता हो गया। अब हम दूसरे देखिए, टैरिफ्स बेसिकली जो ये होते हैं ना,
जो टैरिफ्स कोई भी कंट्री अपने इंपोर्ट्स पर ही लगाता है, एक्सपोर्ट्स पर तो कोई कंट्री अपने टैरिफ लगाता क्यों लगाएगा अपने एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ, है ना, हर कोई कंट्री चाहता है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स पर ही टैरिफ लगाते हैं। फ्री ट्रेड में क्या है, इंपोर्ट्स सस्ते हो रहे हैं, है ना, इंपोर्ट्स हम ज्यादा करने लगे क्योंकि इंपोर्ट सस्ते हो गए, तो उससे एक्सपोर्ट्स पर क्या मतलब, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स वाली इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बात समझे। चलो सो बताइए, अब इसका आंसर क्या रहेगा। let me understand factor price equalization theorem. Countries are characterized by different factor endowments. factor price equalization theorem में क्या है, ये थ्योरी सैमुअल्सन की है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब कंट्रीज में व्यापार होता है तो उनमें जो फैक्टर्स का प्राइस है वो इक्वल हो जाता है आफ्टर ट्रेड। लेबर का प्राइस जो है वो वेजेस है और कैपिटल का प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आफ्टर ट्रेड ये प्राइजेस इक्वल हो जाते हैं, हमने ये पढ़ा है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम में। सो कंट्रीज में फैक्टर एंडोमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे कि हैक्शेरोली ने कहा, बिल्कुल अगर एक कंट्री लेबर में स्पेशलाइज्ड है तो दूसरा कैपिटल में स्पेशलाइज्ड है। डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस, डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस वाली जो जो अजम्पशन है ना, ये किस में होती है, कौन से थ्योरम में होती है, इसमें नहीं होती। डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस की अजम्पशन वो है जो जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर एक कंट्री में लेबर एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है, दूसरे कंट्री में एग्रीकल्चर कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट वाली अजम्पशन, जो हम लॉयंटिफ पैराडॉक्स में पढ़ते हैं, जिसके कारण लॉयंटिफ में फैक्टर रिवर्सल का कंसेप्ट आता है, याद है ना, फैक्टर रिवर्सल, जिसमें लॉयंटिफ ने जिसमें कहा कि अगर एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो कैपिटल इंटेंसिव का जो है लेबर इंटेंसिव का एक्सपोर्ट करने की बजाय लेबर इंटेंसिव का उल्टा इंपोर्ट करेगा, एक लेबर इंटेंसिव कंट्री, है ना, वो चीज़ जो है लॉयंटिफ पैराडॉक्स में आपको बहुत बार प्लस में समझाई हुई है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ऑप्शन। इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज। फैक्टर इंटेंसिटीज अलग अलग है। फैक्टर इंटेंसिटीज अगर एक कंट्री जो है उसमें लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, दूसरे कंट्री में कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, अगर जिस कंट्री में लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे लेबर का प्राइस कम है, वेजेस कम है, जिस कंट्री में कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे कैपिटल का प्राइस कम है। सेम हैक्शेरोलिन मॉडल की ये assumptions यही होती हैं, फैक्टर एंडोमेंट्स अलग अलग हैं, कंट्रीज में फैक्टर इंटेंसिटीज अलग अलग हैं, और हर एक कंट्री जो है उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी जो जिसमें उसका अबंडेंट फैक्टर यूज हो रहा है, यानी कि अगर एक कंट्री में लेबर ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज का ही एक्सपोर्ट करेगी। तो ACD सही हो गया। तो ये जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम की सारी जम्पशंस है ना, ये हैक्शेरोलिन थ्योरम जैसी ही है, इसकी सारी जम्पशंस हैक्शेरोलिन थ्योरम जैसी ही होती हैं, बट इसमें जस्ट एक ही चीज ऐड हुई है कि आफ्टर ट्रेड जो फैक्टर प्राइजेस हैं वो इक्वल हो जाते हैं, इक्वलाइज हो जाते हैं, बाकी सारी जम्पशंस इसमें हम हैक्शेरोलिन वाली ही पढ़ते हैं। आगे देखिए, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू, वेरी इजी क्वेश्चन। Yes, so it is a ratio between export prices and import prices. Export prices over import prices multiply by 100. This is a formula of net barter terms of trade. It is also called commodity terms of trade. है ना? It is also called commodity terms of trade. Next, when the exchange rate changes from $1 rupees 72 to $1 rupees 68, then what will be true?
आयुषी राज जी 6 मंथ, कम से कम यू हैव टू टेक 6 मंथ सब्सक्रिप्शन टू क्लियर योर GRF। सो BNC, तो इसमें क्या है, मैंने आपको का फंडा बताया हुआ है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। अब यहाँ पे $1 72 रुपीज का था, देन $1 68 रुपीज का हो गया, तो प्राइस कम हो रहा है। जब प्राइस कम हो रहा है देन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि रुपीज यहाँ पे एप्रिसिएट हो रहा है। रुपी एप्रिसिएट हुआ, रुपी एप्रिसिएट हुआ तो डॉलर उससे उल्टा डॉलर डेप्रिसिएट होगा। सो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स। एक दो और चीजें इसमें समझने वाली होती हैं, जब भी किसी कंट्री का करेंसी डेप्रिसिएट होता है तो उस कंट्री में एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। उस कंट्री में एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं करेंसी की वैल्यू कम होने के कारण, और इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होता है, हो जाता है उस कंट्री का, यू कैन से डेप्रिसिएशन के कारण, करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर 1 के लिए भी है उतना ही इंपॉर्टेंट जितना पेपर 2 के लिए है। सो UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वैसे तो ये आपका क्वेश्चन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का है, बट इसमें आ गया है तो हम इसको कर लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। मैंने ना जो अभी पेपर 1 की मैंने जो आपको बताई है ना कि बुक आने वाली है इंग्लिश मीडियम की आपकी, उसमें ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऐड की हैं अभी अभी कल ही। सो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, दोहा कॉन्फ्रेंस, पेरिस कॉन्फ्रेंस एंड कैटोवाइस कॉन्फ्रेंस COP, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है आपके लिए अभी कुछ दिन पहले ही दूसरे MS स्टडी गुरु वाले चैनल पर। उसमें मैंने सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की लिस्ट आपको दिखाई थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट वाली थी वो भी आपको बताई थी सारी। आई होप कि आप सबने वो वीडियो देखी है, कल या परसों ही अपलोड की थी, और वो वीडियो आपके दोनों पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो आपको 2023 का पेपर आया था इकोनॉमिक्स का, उसमें भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से मैच द कॉलम आए थे। तो वो वीडियो सभी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाई हैं, ठीक है। आगे देखिए, सो यहाँ पे यू हैव टू मैच इट। See, let's see. थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। सो ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने, जस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इजी है, बट जितना इजी है उतना इंपॉर्टेंट है। ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टॉसिग, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड विनर, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉरेंस एंड सेकुलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड पैरबी सिंगर। तो ये सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स हमने रटे हुए हैं। जो इसमें सेकुलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है
ये कोई वो नहीं है, एक मिनट, ये कोई टाइप नहीं है, ये थ्योरी है सेकुलर डेटरियोरेशन वाली, और इससे हर बार एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें डेटरियोरेशन इसलिए आती है, उसमें गिरावट इसलिए आती है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और उनको एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। रॉ मटेरियल से इतना उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है ना, तो उससे उनको इतना लाभ नहीं मिलता डेवलपिंग कंट्रीज को रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करके, बट फिनिश्ड प्रोडक्ट का वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज का टर्म्स ऑफ ट्रेड तो फेवरेबल रहता है, बट डेवलपिंग कंट्रीज का टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहता है। और इन सब के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अभी हमने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला किया था, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में QM ओवर QX मल्टीप्लाई बाय 100 रहता है, सिंगल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आप इसके देखेंगे खुद मेरी पुरानी क्लासेस से। अगला देखिए, हैजिंग इन ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हैजिंग, okay, so the correct answer is second, covering a risk of fluctuations in the foreign exchange rates in the future. So hedging जो है ये रिस्क एवर्सर होता है, रिस्क एवर्स यानी कि रिस्क को टालने वाला, रिस्क एवर्स रिस्क को टालने वाला। सो ये जितना हो सके हेजर रिस्क को टालने की कोशिश करता है। सो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स की में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ावों के रिस्क से बचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है उसको हम हेजिंग बोलते हैं। आयुषी राज जी, मैंने आपको कहा तो है कम से कम आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे, कम से कम, ठीक है, इससे कम में बेनिफिट नहीं होगा, इससे ज्यादा ले सकते हैं, इससे कम नहीं, क्योंकि 3 महीने में आप क्या ही कवर कर लोगे। देखिए आगे, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय, इंकरेजिंग कैपिटल इनफ्लो से होगा और इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा। यस, देखिए डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट कैसे हो सकता है, दो तरीके हैं। अगर तो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, करंट अकाउंट का डेफिसिट है तो वो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से ठीक होगा, ठीक है। अगर वो कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट है तो वो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्रीज में आके करेंगे तब वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब FDI को बढ़ाना, यानी कि यहाँ पे जो उसने कंसेप्ट दिए हैं रेमिटेंसेस, कैपिटल इनफ्लोज, यहाँ से पता चल रहा है कि वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को स्ट्रेस कर रहा है करंट अकाउंट की बजाय। कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को ठीक करने के लिए जितनी ज्यादा हो सके अगर दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ठीक होगा। अब दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्रीज में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इनफ्लोज का बढ़। एक होता है कंसेप्ट कैपिटल इनफ्लोज, एक होता है कैपिटल आउटफ्लोज। जितना ज्यादा कैपिटल इनफ्लो होगा, यानी कि हमारे कंट्री में दूसरे कंट्रीज आके इन्वेस्ट करेंगे, उससे हमारे कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट कम होगा। और जितना ज्यादा कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो को हम कैपिटल फ्लाइट भी बोलते हैं, मतलब हमारे कंट्री के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने लिखा डिस्करेजिंग कैपिटल इनफ्लोज। मैंने आपको अभी बताया कैपिटल इनफ्लोज इंकरेज होने चाहिए थे, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना हमारे कंट्री में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उससे हमारे कंट्री में कैपिटल इनफ्लोज बढ़ेंगे,
यानी कि दूसरे कंट्रीज को हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करके अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो वो हमारे कंट्री में आके ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्री में आके दो कारणों के कारण इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो अगर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, एक अगर उनको टैक्सेस में छूट मिलती है तो। ठीक है, कैपिटल इनफ्लोज दो चीजों के कारण बढ़ सकते हैं, एक इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से या टैक्सेस के हमारे कंट्री में कम होने से। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उससे कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा हमारे कंट्री में, दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, वो करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड सही है। समझ गए? आगे देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग का क्या मतलब है? टीएस नॉलेज जी पेपर 3 तो कोई होता ही नहीं नेट का, या पेपर 1 होता है या पेपर 2 होता है। ओके, सो डंपिंग का मतलब होता है सेलिंग ए कमोडिटी, मतलब दूसरे फॉरेन मार्केट में उस चीज को सस्ते पर बेचना और डोमेस्टिक मार्केट अपने ही कंट्री में उस चीज को महंगे पर बेचना। बेसिकली डंपिंग इसलिए करते हैं कंट्रीज की, अपने कंट्री की इमेज दूसरे कंट्री में अच्छी बेहतर बनाने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, है ना, कि दूसरे कंट्रीज हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे, हमें हमारा बीओपी इससे ठीक रहेगा, है ना। तो सेलिंग ए कमोडिटी दूसरे कंट्री में सस्ता बेचना, इसको हम बोलते हैं डंपिंग। आगे देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हैक्शर-ओलिन मॉडल विच ऑफ द असम्पशंस आर ट्रू। हैक्शर-ओलिन मॉडल के बारे में इनमें से कौन सी असम्पशंस ट्रू? थोड़ा ज्यादा इधर हो गया ना, एक मिनट। There are two countries, each country has two factors of production and produces two products. Perfect competition prevails only in factor market. Factor supply is different in two countries. For the same product, production function remains same across different countries. So which of the following will be true for this? अब उसने हैक्शर-ओलिन मॉडल कहा है, देखिए हैक्शर-ओलिन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर 3 विल बी करेक्ट। हाउ? दो कंट्रीज हैं, अब देखिए ये जो मॉडल है ये हैक्शर-ओलिन मॉडल, इट इज 2/2/2 मॉडल। इससे पहले जो हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं एडम स्मिथ की या रिकार्डो की, वो 2/2/1 मॉडल होता है। यानी कि ठीक है, कंट्रीज तो 2 होती हैं और प्रोडक्ट्स भी 2, बट उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक होता था, लेबर, है ना। बट हैक्शर-ओलिन मॉडल की मेन एजम्पशन जो इसको पहले वाले मॉडल से अलग बनाती है वो यही है कि इसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी दो लेके चलते हैं, लेबर एंड कैपिटल। सो इट इज 2/2/2 मॉडल। फिर परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स ओनली इन फैक्टर मार्केट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट दोनों में ही परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है, ठीक है। देन फैक्टर सप्लाई डिफरेंट इन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में फैक्टर की सप्लाई डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक। अगर एक कंट्री में लेबर ज्यादा है तो दूसरे कंट्री में कैपिटल ज्यादा, मतलब दोनों कंट्रीज में फैक्टर्स की सप्लाई अलग है। फॉर द सेम प्रोडक्ट प्रोडक्शन फंक्शंस रिमेन्स सेम। अब यही चीज देखिए, ध्यान से इस चीज को पढ़िए और पिछले क्वेश्चन को याद करिए जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे करवाया था, जिसमें लिखा हुआ था प्रोडक्शन फंक्शंस आर डिफरेंट बिटवीन कंट्रीज। और मैंने आपको कहा था ये असम्पशन, हैक्शर-ओलिन की असम्पशन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम की असम्पशन भी नहीं है, वो असम्पशन सिर्फ लॉयंटिफ की असम्पशन थी। वही चीज अब इसमें है, इसमें उसने क्या, प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन्स सेम, यानी कि दो कंट्रीज में प्रोडक्शन फंक्शन सेम रहेंगे। अगर एक कंट्री में एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है तो दूसरे कंट्री में भी एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव ही है ना। तो दिस इज, यहां से आपको अब वो चीज समझ आ गई होगी जो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में की थी। सो ए, सी एंड डी आर ट्रू फॉर दिस। आगे चलिए, when two or more countries enter into an agreement
टू एलिमिनेट इम्पोर्ट कोटा एंड टैरिफ्स एंड प्रमोट ट्रेड अमंग देमसेल्व्स सच ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर सेट टू फॉर्म ए। अच्छा, तो डीएस नॉलेज जी, आप एक बार यूजीसी नेट का मेरा जो इकोनॉमिक्स, अगर तो आपका इकोनॉमिक्स, आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार मेरा इकोनॉमिक्स वाला कोर्स लेके देख लीजिए। ऐसे ही एक बार ना लास्ट टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, डोंट रिमेंबर द नेम, तो उसने मुझे कहा कि मैम मैं 3-4 साल से नेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा, इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं जाते, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसको बोला कि एक बार यकीन रख ले, बस एक बार तू इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ ले, प्लस पे सारे यूनिट्स जो है एक बार मेरे से पढ़ ले, आई विल मेक श्योर कि तेरे नंबर इकोनॉमिक्स में ज़रूर अच्छे होंगे, इकोनॉमिक्स में कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। तो उसने मेरा कोर्स ले लिया, और इस बार जब उसका रिजल्ट आया तो उसने मुझे कहा, और उसने वही वाले मैसेज को टैग करके कहा कि आपने बोला था कि एक बार यकीन कर लो, मैंने कर लिया, मैंने पैसे खर्च लिए और मेरा एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो गया। तो ये इस बार 1-2 स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जिनके साथ ऐसा हुआ। मैं पेपर 1 की आपकी श्योरिटी नहीं लेती, क्योंकि पेपर 1 मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ प्लस पर, मैं सिर्फ पेपर 2 इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। मैं बस ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप मेरे से पेपर 2 इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट्स पढ़ लेते हैं प्लस पर, तो उसमें आपके नंबर इंप्रूव होंगे ही होंगे पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 1 आप किसी भी एजुकेटर से कर सकते हैं, या जो पेपर 1 की हिंदी मीडियम की मेरी बुक आई है आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अभी इंग्लिश मीडियम की पेपर 1 की बुक भी मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। सो लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फ्री ट्रेड एरिया। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, इंपोर्ट कोटाज एंड टैरिफ्स, देखिए अब ये जो जितने भी आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, इसमें हर एक स्टेप में पिछले वाले का फीचर ऐड होता जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ। एफटीए है, अब एफटीए में सिंपल इंपोर्ट कोटाज एंड टैरिफ्स एलिमिनेट होते हैं। अब अगर इससे एक चरण आगे का ले लूंगी तो उसमें मेंबर कंट्रीज में भी जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उसमें भी एलिमिनेट हो जाएंगे टैरिफ। उससे अगले वाला पड़ाव अगर लूंगी तो उसमें लेबर एंड कैपिटल की मूवमेंट फ्री हो जाएगी। उससे अगले वाला पड़ाव जो इकोनॉमिक यूनियन होता है आपका, उसमें मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की भी यूनिफिकेशन हो जाएगी। सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एफटीए होता है, इसका सिर्फ एक यही फीचर है कि इसमें इंपोर्ट कोटाज एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक यूनियन होता है, उसमें सारे फीचर्स ऐड होते हैं। उसमें लेबर एंड कैपिटल की मूवमेंट भी फ्री होती है, इंपोर्ट कोटास भी एलिमिनेट होते हैं, नॉन मेंबर्स से भी टैरिफ्स कॉमन होते हैं, मॉनेटरी फिस्कल यूनिफिकेशन भी होता है। ये सब चीज़ें मेरी बुक में भी दी गई हैं आपको, और मैंने आपको बहुत बार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कोर्स में समझाई हुई हैं। ठीक है, 7:05 पर प्लस की क्लास है आज, तो थोड़े क्वेश्चंस और करते हैं अभी। अब ये देखिए, ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ सस्टेन्ड फेलिंग, अब ये क्वेश्चन जो है वैसे तो 2015 के, बट इस क्वेश्चन से आपके ये वाले कंसेप्ट में जरूर क्लियर कर दूंगी, प्रीडेटरी प्राइसिंग, डिफेंसिव प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, सो ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ सस्टेन्ड फेल इन क्रूड ऑयल प्राइजेस ड्यूरिंग द ईयर 2015, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द ओपेक कंट्रीज। अब एक चीज और मेरी सुन लीजिएगा, आपका कल सुबह, कल सैटरडे है, एक क्रैश कोर्स अरेंज किया है। लास्ट टाइम मैंने मनी इन बैंकिंग का क्रैश कोर्स लिया था, आपका बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स गया, और सबने कहा कि आप किसी और यूनिट का भी ऐसा क्रैश कोर्स ले लीजिए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक और यूनिट का क्रैश कोर्स आपके लिए अरेंज किया, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। तो कल सुबह 11 बजे हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मिलते हैं, क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको 1 घंटे की क्लास में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का बेसिक सारा स्टफ कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, समरी उसका। ठीक है, और इसी तरह संडे को भी आपका एक क्रैश कोर्स है पब्लिक इकोनॉमिक्स का, कल एनवायरमेंट का लूंगी, उसके बाद परसों पब्लिक इकोनॉमिक्स का संडे को। ठीक है जी, ओके। सो अभी मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास, जो कल क्लास है उसमें एक्सप्लेन करूंगी, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आंसर दिखा देती हूँ। डिफेंसिव प्राइसिंग अगली वाली क्लास में मैं आपको ये सारे टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अभी प्लस क्लास का टाइम हो गया। सो लेट्स मीट इन टुमारो सेशन। कल की क्लासेस, आज आपकी स्पेशल क्लास नहीं हुई थी, कल है लेकिन स्पेशल क्लास। तो कल मॉर्निंग में 11 बजे हम क्रैश कोर्स वाली क्लास में मिलेंगे, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। शाम को 5:15 बजे स्पेशल क्लास में मिलेंगे, 6:30 बजे इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे,
और 7 बजे प्लस क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो, लेट्स मीट ऑन प्लस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। गुड इवनिंग। इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? बताइए, थम्स अप देके बताइएगा। इज एवरीथिंग फाइन? जी हाँ, फटाफट से थम्स अप देके बताइए, इज एवरीथिंग फाइन? सो बात कर रहे हैं आज पब्लिक इकोनॉमिक्स की। 2021 टू 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पब्लिक इकोनॉमिक्स के। थम्स अप देके बता दीजिए, इज एवरीथिंग फाइन? लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को। पब्लिक इकोनॉमिक्स मैंने अभी अभी प्लस पर खत्म किया है, तो प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अभी पूरा पब्लिक इकोनॉमिक्स किया है, उसके साथ में अगर उनको उनके BYQs मिल जाए तो बात ही अलग है ना। और एक और चीज बता दूं, कल सुबह 11 बजे पब्लिक इकोनॉमिक्स का मैराथन आप सबके लिए लेके आ रही हूँ, क्रैश कोर्स टाइप, जिसमें हम एक ही क्लास में पूरा पब्लिक इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, जैसे हमने एनवायरमेंटल एंड मनी एंड बैंकिंग का किया था, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे लर्नर्स डिमांड कर रहे हैं कि मैम आप पेपर 1 के क्रैश कोर्सेज करवा रहे थे, वो आपने खत्म क्यों कर दिए? तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं पेपर 1 के क्रैश कोर्सेज भी आपके लिए दोबारा से लेके आऊंगी। तो बहुत सारे लर्नर्स पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की कर रहे हैं आस मुझसे, क्योंकि अभी अभी मेरी पेपर 1 की बुक लॉन्च हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम की पेपर 1 UGC नेट की बुक लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, बहुत देर से, जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे थे, आज ही हाल ही में ही मेरी वो बुक लॉन्च हो चुकी है। प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, लिंक मैंने सब जगह शेयर कर दिया है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्रैश कोर्स परसों आपके लिए लेके आऊंगी, उसकी डिटेल्स सारी मैं आपको टेलीग्राम सेशन में ही दूंगी, ठीक है। और आपके लिए एक नई सीरीज भी लेके आ रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 की, जैसे हम ये वाली सीरीज कर रहे हैं ना, यूनिट वाइज इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से 2023 तक, इसी तरह पे पेपर 1 की भी जल्दी लेके आ रही हूँ यूनिट वाइज, जैसे कि टीचिंग के 21 से 23 तक के प्रीवियस ईयर्स, फिर रिसर्च के 21 से 23, इस तरह सारे यूनिट्स की आपकी एक बार प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है यहाँ पे, अनअकैडमी गोल्ड 20% ऑफ अभी तक मिल रहा है मई 31 तक, और 1 मंथ की फ्री एक्सटेंशन भी है UGC नेट की सब्सक्रिप्शन पर। सिमर 10 मेरा कोड है। खास बात यहाँ पे ये है कि अगले महीने से इंडियन इकोनॉमी का कोर्स भी शुरू हो रहा है, और लर्नर्स की ज्यादा डिमांड को देखते हुए जुलाई में, यानी कि जून के बाद जुलाई में, मैं पेपर 1 प्लस पे लेके आने की कोशिश जरूर करूंगी, बिकॉज बहुत सारे लर्नर्स मुझसे पेपर 1 की भी डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सारे का सारा पेपर 1 मुझसे प्लस पर पढ़ सके, और साथ में पेपर 2 इकोनॉमिक्स तो मैंने करवाया ही हुआ है ऑलरेडी, उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड यूज करके। फाइन, चलो। सो पहला क्वेश्चन है पब्लिक इकोनॉमिक्स का, व्हेन एन इंफॉर्मेशन असमिटर इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इट इज कॉल्ड। सही जवाब डी कैसे हो सकता है? इट इज मॉरल हैजर्ड्स। मार्केट सिग्नलिंग जो है ना,
ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड, असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन में हम मॉरल हैजर्ड पढ़ते हैं एंड एडवर्स सिलेक्शन पढ़ते हैं, ये दो चीजें पढ़ते हैं। मार्केट सिग्नलिंग असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है। मार्केट सिग्नलिंग एक ऐसी वे है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन असिमेट्री कम की जा सकती है। जैसे कि जब आप लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है कि जो आपको हायर करने वाला पर्सन है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपको नहीं जानता है ना, आपकी कैपेबिलिटीज को आप जानते हो, वो नहीं जानता। सो वहां पे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, अब आप अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू उसे एक सिग्नल देते हो कि भाई देखो मुझ में ये क्वालिफिकेशंस हैं, मुझ में ये एजुकेशन है ना, तो उससे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कम होती है। मार्केट सिग्नलिंग इज ए वे टू रिड्यूस द असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्पेंस ने ये मॉडल दी है, स्पेंस, और यहाँ पे सही आंसर सिर्फ मॉरल हैजर्ड ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। अभी मैंने प्लस पर कल परसों ही आपको पब्लिक डेप्थ वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी किस चीज का इम्पैक्ट होता है। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट यहाँ पे न्यू मनी, नया पैसा छापना, नया मनी क्रिएट करना। इकोनॉमी में जितना ज्यादा नया पैसा आएगा उतना ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी उसका। देखिए ध्यान से एक बात समझिए, जब गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट को रीपे कर रही है तो पहले जो गवर्नमेंट ने डेप्ट ली थी, कर्जा लिया था, उसी को रीपे कर रही है। ठीक है ना, जब गवर्नमेंट ने लोगों से डेप्ट ली थी, लोगों के हाथ में पैसा कम हो गया था, परचेजिंग पावर कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी, प्राइसेस कम हो गए थे, जब गवर्नमेंट ने वही पैसा रीपे किया, कंट्री का पैसा कंट्री में रहा, ठीक है, प्राइसेस दोबारा से बढ़ गए, तो वो चीज ऑफसेट हो गई। बट अब देखिए, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, वही चीज है कि पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है पब्लिक डेफिसिट फाइनेंस, बजट डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से, लोगों से अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो इसका एक तो साफ साफ इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर पब्लिक से बोरो कर रही है गवर्नमेंट तो उससे लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो इससे प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे, है ना। बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, बैंक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। तो कुल मिला के ये कंट्री का पैसा कंट्री में ही रह रहा है, एक हाथ चेंज हो रहे हैं, एक हाथ से पैसा निकलकर दूसरे हाथ में जा रहा है ना, वो चीज चेंज हो रही है सिर्फ। तो अगर इसमें वो इफेक्ट्स ऑफसेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या, नया पैसा जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, क्रिएटिंग न्यू मनी। अब आरबीआई नए नोट छाप रहा है। अब ये नहीं है कि जो बैंक्स के पास पैसा था वो सरकार के पास चला गया, लोगों के हाथ से पैसा सरकार के पास चला गया, नहीं, नया पैसा छप रहा है आरबीआई की तरफ से। जब नई मनी इकोनॉमी में आएगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लोग खर्चे ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, एज ए रिजल्ट प्राइजेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो मैंने ना एक काफी देर पहले, 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि आरबीआई काफी सारा पैसा छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देता। आप देखिएगा सर्च करके, अभी भी ये वीडियो आपको मेरे वाले चैनल पर मिलेगी, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से 3-4 मिनट में ये सारी चीज एक्सप्लेन की थी कि आरबीआई जरूरत से ज्यादा नोट क्यों नहीं छापता। ठीक है, मस्ट वॉच। आगे देखिए, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट हैज बीन डेल्ट बाय। बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट की प्रॉब्लम किसके द्वारा डील की जाती है। पब्लिक इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स कल सुबह 11 बजे है, ठीक है। हाँ, पेपर 1 की रिवीजन भी आपकी लेके आऊंगी जल्दी। So the correct answer is second. यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ इसमें, डोमर एंड पिगू है, लर्नर एंड हैंसन तो नहीं है। बी है सही आंसर, बिल्कुल बी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, डोमर एंड पिगू। बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट की प्रॉब्लम
ईडी डॉमर एंड एसी पिगू की तरह डील हुई है। अगला देखिए, तो आपको याद रखना था, ओके, ये पहले का लिखा हुआ है। चलो, सो फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, यू हैव टू मैच करना है आपको। ये फार्मूले आपको दिए गए हैं, ये फार्मूले मैंने प्लस पे बड़े अच्छे से रटवाए हैं सबको, है ना। सो जब मैं बात करती हूँ बजट डेफिसिट की, बजट डेफिसिट में मेरा टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स आ जाएंगे, है ना। जब हम जब मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करती हूँ, इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएंगे। जब हम बात करते हैं प्राइमरी फिस्कल पर चलते हैं पहले, फिस्कल डेफिसिट की, तो इसमें क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब मैं टोटल रेवेन्यू में बोरोइंग्स को ऐड नहीं कर रही। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। बजट डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू में बोरोइंग्स भी इंक्लूड होती हैं। बट जब मैं फिस्कल डेफिसिट की बात कर रही हूँ, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसमें बोरोइंग्स को ऐड नहीं करती मैं, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जिसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स क्या है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी आती हैं। बजटरी डिफिसिट का एक और फार्मूला होता है, बजटरी डेफिसिट का एक और फार्मूला, इसके अलावा एक और फार्मूला होता है बजटरी डेफिसिट का। क्या होता है वो फार्मूला? अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट को प्लस कर दूंगी तो वो भी मेरा बजट डेफिसिट ही बन जाएगा, ठीक है, वो भी मेरा बजट डेफिसिट ही बन जाएगा। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट क्या था मेरा? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग, ये फिस्कल डेफिसिट था। अब मैंने इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी लेस कर दिया, यानी कि फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी माइनस कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया फिस्कल फर्स्ट का थर्ड आ गया, बजट डेफिसिट का फर्स्ट, रेवेन्यू का ये, प्राइमरी का ही। अच्छा, एक चीज और, मुझे ये होता है कि एक क्वेश्चन से अगर आपके 10 कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, 10 के 10 ही हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स? इन कंसेप्ट्स का मतलब क्या है? व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस कंसेप्ट? सो जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जो रिकरिंग होते हैं नेचर में, यानी कि जो बार बार होते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करता है और इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बनता, ठीक है, एसेट नहीं बनता। इसी तरह अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, इसमें वो खर्चे आते हैं जो रिकरिंग नहीं होते, यानी कि बार बार नहीं होते, एक ही बार होते हैं और गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट करते हैं ये खर्चे। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जैसे कि टैक्स से ये टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का जनरेट होता है, हम लोग टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाती है बोरोइंग, जो गवर्नमेंट बोरो करती है, उधार लेती है, वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है। फाइन, सारे समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन? नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है एग्जाम में। दोबारा से बता रही हूँ, पेपर वन की आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो पेपर वन भी अब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसी सेम डेडिकेशन से, जिस डेडिकेशन से मैंने अब तक आपको पेपर टू इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। तो तैयार हो जाइए। मुझे पता है कि
देयर आर नंबर ऑफ एजुकेटर्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए, सिर्फ आपको मैं ही पसंद हूँ, है ना, और इसलिए आप लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ। बट पेपर 1 एक बार मेरे से पढ़ के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो और मेरी बुक भी जरूर पढ़िएगा, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट इज द डिफरेंस। मैं आपको की पॉइंट्स की फॉर्म में चीजें समझाऊंगी, की पॉइंट्स की फॉर्म, फ्लो चार्ट्स एंड की पॉइंट्स की फॉर्म में, हम बल्कि वे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, insolvency and bankruptcy code is primarily interested with which of the following? insolvency and bankruptcy code, ये जो धारा है 2016 में आई थी, क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था? मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल दी है, अभी प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मेरी इकोनॉमिक्स की बुक के लिए मुझे इतने अच्छे रिव्यूज आते हैं ना, जब भी नेट जेआरएफ का रिजल्ट निकलता है ना, तो स्टूडेंट्स मतलब ऐसा बोलते हैं कि मैम अगर आपकी बुक ना होती ना इकोनॉमिक्स वाली तो कैसे क्लियर होता, हम सोच नहीं सकते। तो मतलब आप इंटरव्यूज भी देखोगे ना सक्सेस स्टोरीज में, जितने भी जेआरएफ मेरे साथ निकलते हैं सभी ये बात बोलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी पेपर 1 की बुक है उसको भी आप लोग इतना ही प्यार दें, उसको भी आप इतना ही पसंद करें जितना आपने मेरी पेपर 2 इकोनॉमिक्स की बुक को पसंद किया, ठीक है। सो थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। हाउ? insolvency and bankruptcy code facilitating banks recover higher amount of bad loans than they recover earlier। तो बेसिकली ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की धारा है ये किसके लिए है? बैड लोन्स के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड लोन्स? चलो बैड लोन्स का कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे। बैड लोन्स पर मेरी अलग वीडियो भी है मेरे दूसरे वाले चैनल पर, आप देख सकते हैं। बैड लोन्स बेसिकली इसको हम एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। इस बंदे ने, ये बैंक है, ये बैंक है, इस बंदे ने बैंक से उधार ले लिया, बैंक से उधार ले लिया, और जब इसका पैसे देने का टाइम आया, मैच्योरिटी डेट आई, उससे 90 दिन ऊपर हो गया, तब अब तक भी उसने लोन बैंक को नहीं चुकाया, ठीक है। अब तक भी उसने पैसे नहीं चुकाए, तो 90 दिन से ज्यादा अगर हो जाए, उसको रीपेमेंट उसकी नहीं की, तो वो एक एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन्स, इन सबको हैंडल करने का काम जो है वो बैड बैंक को सौंपा गया। बैड बैंक को, बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो, जिसका मेन काम ही यही होता है कि जो डिफॉल्ट है, जिन्होंने लोन नहीं दिया, उनसे लोन लेके आने हैं ना, मतलब इससे कमर्शियल बैंक्स का बर्डन कम हो जाता है बेसिकली। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016, इसका मोटिव भी यही था कि बैड लोन्स की अमाउंट को इकोनॉमी में कम से कम करना है, बैड लोन्स को रिकवर करना है, ठीक है। इससे आपको एक और क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। हाँ यही होता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जो मेरी बुक में भी है और मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में करवाया हुआ है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरफ तो कॉरपोरेट डेप्ट बढ़ गई, दूसरी तरफ हाई एनपीएस ऑफ बैंक्स, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। मेरी बुक के पेज नंबर, नई वाली जो सबसे लेटेस्ट बुक है, उसके पेज नंबर 245 पे दिया हुआ है, ओवर लीवरेज्ड कॉर्पोरेट डेप्ट प्लस हाई एनपीएस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट समझा दिया। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर? इनमें से मार्केट फेलर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कितना मैंने, चलो
मार्केट फेलर की एग्जांपल कौन सी नहीं है? मोनोपोलीज मार्केट फेलर। देखिए मार्केट फेलर वो उसका मतलब है कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी की नॉन अचीवमेंट, या सिंपल सी आपको किसी भी केस में पहचान करनी है कि क्या इस केस में मार्केट फेलर होगा या नहीं होगा। आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा एक्सटर्नलिटीज वाला, अगर तो उसमें एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रही हैं यानी कि वो मार्केट फेलर होगा ही होगा। जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोली जो है इसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होती है। कैसे? जो मोनोपोलीज है इसमें क्या होता है कि जो फर्म्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है ना, यानी कि कंज्यूमर्स का, सोसाइटी का यहाँ पे नुकसान होता है, उनका बेनिफिट कम होता है, बट जो प्राइवेट पार्टी है, जो मोनोपोली है, उसका बेनिफिट इसमें ज़्यादा होता है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड, एक पार्टी का फायदा दूसरी पार्टी का नुकसान, ये भी एक मार्केट फेलर का कारण है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर नॉट रीजन ऑफ मार्केट फेलर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है फर्म को मिलने वाले फायदे। ठीक है, फर्म को किसी भी कारण फायदे मिल रहे हैं, बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रहा है, रॉ मटेरियल से सस्ता मिल रहा है, जिसके कारण उसका कॉस्ट डिमिनिश हो रहा है, रिटर्न्स उसके बढ़ रहे हैं, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये मार्केट फेलर का कारण नहीं है। मैंने अभी अभी आपको प्लस में मार्केट फेलर के सारे कारण करवाए थे, 8 से 10 कारण। एक्सटर्नलिटीज तो मैंने पहले नंबर पर ही बता दिया। इसके अलावा मार्केट फेलर के कौन कौन से कारण होते हैं नोट डाउन कर लीजिए। तो एक सबसे पहला कारण एक्सटर्नलिटीज हो गया, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गया। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स जो हैं ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करते हैं, ये भी मार्केट फेलर का कारण है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोनोपोली, मोनोपोली को इस तरह भी लिखा हो सकता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन ये भी मार्केट फेलर का कारण है। कॉमन प्रॉपर्टी गुड्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो होते हैं ये भी मार्केट फेलर का कारण आएगा, क्योंकि इसमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है बट राइवलरी होती है। इसके अलावा और क्या बताया मैंने? इंडिविजिबिलिटीज भी बताया हुआ है आपको। इंडिविजिबिलिटीज, इंडिविजिबिलिटीज ये भी मार्केट फेलर का कारण है। तो ये सारे मार्केट फेलर के कारण होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी? स्पेशल क्लास अभी है 7:15 बजे अभी, ठीक है, इस क्लास के बाद। वेडनेसडे को है वो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बचा है। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी को डिस्क्राइब करने का सिंपल एक सरल सा एग्जांपल है, जैसे एक पब्लिक रोड है, वो जो पब्लिक रोड है उसमें इंडिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, इंडिविजिबिलिटी पब्लिक गुड्स की ही प्रॉपर्टी है। पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब उस रोड के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते, मान लीजिए उस रोड पर मुरम्मत करवाने की जरूरत पड़ती है, तो हमको ये नहीं पता कि वो रोड सोसाइटी के किस बंदे ने कितना यूज किया है और कौन बंदा उसकी रिपेयर पर कितना खर्चा दे। हम इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली वो रोड एक पब्लिक गुड ही था, और पब्लिक गुड में ही इंडिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इंडिविजिबिलिटी के तहत हम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, जिसके कारण मार्केट फेल होती है। फाइन, चलो सो अब इसमें जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की एग्जांपल पहली है पब्लिक इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आपको पता होगा जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको काफ़ी मतलब टीके लगते हैं, काफ़ी बार उसको इम्यूनाइज किया जाता है। तो 1-2 साल में किया जाता है, फिर 9 महीने 9 साल में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे लगते हैं इंजेक्शन, 9 महीने में, सॉरी 2 मंथ्स में, फिर 9 मंथ्स में, है ना। तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये सर्विस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। दिस इज एन एक्सटर्नलिटी, दिस इज ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, है ना। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगाएं तो फ्री में मिलती है। दिस इज ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है, कि हमको उसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ा, बट हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है, सोशल बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की इसलिए एग्जाम्पल। कॉर्पोरेट टैक्स का इंक्रीज होना कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की एग्जाम्पल नहीं। अच्छा, इसमें से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कौन सी है बताइए? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कौन सी? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या सोसाइटी के बेनिफिट कम होंगे और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बेनिफिट बढ़ेंगे। ठीक है, इशूइंग एक्स्ट्रा परमिट्स फॉर पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा परमिट दिए जाते हैं तो इससे क्या होगा? ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा।
ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा तो फायदा किसका होगा, कंपनीज का फायदा होगा, बट लोगों का नुकसान होगा। सो दिस इज ए नेगेटिव एक्सटर्निटी, ये नेगेटिव एक्सटर्निटी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करिए, ये सेम आ गया। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस इंप्लाइज, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब कल ही हमने ये टॉपिक किया प्लस पे। जी हाँ, सो सही जवाब है मूवमेंट फ्रॉम ऑल्डर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू ए न्यूअर एंड हायर लेवल। पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऑल्डर लेवल से, पुराने लेवल से नए लेवल पर आना, न्यूअर एंड हायर लेवल, यही सेम डेफिनेशन मैंने आपको कल करवाई थी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट, इनमें से कोई और है नहीं। इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट इनमें से कोई नहीं है। पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस में ये कहा गया है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक स्टेप लाइक फैशन में बढ़ता है, स्मूथ मैनर में नहीं बढ़ता। और इसमें 3 इफेक्ट्स दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट। जी इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म कर रही हूँ। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स करने पब्लिक इकोनॉमिक्स के। तो जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया कि हम पेपर 1 भी स्टार्ट करेंगे अच्छे से पढ़ना, और जो हम जिस तरह से, जिस पर्टिकुलर मेथड से हम पेपर 2 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसी मेथड से हम पेपर 1 पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और प्लस पर भी जुलाई से मैं पेपर 1 लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी 7/5 पर आपकी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर, सभी आ जाइएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर्स ही हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, सुन पा रहे हैं मुझे? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज की क्लास में बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ये सेकंड पार्ट है, कल इसका फर्स्ट पार्ट हुआ था। तो 3 पार्ट्स में पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज खत्म करेंगे, इसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। सुबह मैंने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक क्रैश कोर्स लिया था, अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे का। अगर आप में से कोई भी ऐसा लर्नर है जिसने वो ना देखा हो तो इसके बाद जरूर जाके देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सो नेक्स्ट मंथ से मेरा अनअकैडमी पर इंडियन इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, 3 तारीख से। आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का इच्छुक है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। सिमर10 मेरा कोड है, इस कोड को लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, बट आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिकमेंड यू कि जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो कम से कम 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लिया करो, क्योंकि मेरे पास बड़े लर्नर्स आते हैं 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, खत्म होने वाली हो जाती है तो बोलते हैं कि मैम अभी तो सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाली हो गई है और हमारा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ, हमने अभी तक पूरी क्लासेस तो आपकी देखी भी नहीं है, तो अब दोबारा से लेनी पड़ेगी, वो तो हमको ज़्यादा चार्ज पड़ गए इससे। तो मैम को अक्सर ये चीज़ बोलती हूँ कि आपने पहले ही फिर 6 महीने की ले लेनी थी ना। अगर आप 1 महीने की या 3 महीने की लेके दोबारा रिन्यू करवाते हैं, आपका कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। अगर आप पहले से ही 6 महीने की लेते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है इसमें, ठीक है। एक्सटर्नलिटी इकोनॉमीज आपको तभी मिलेंगे, हम इसको इकोनॉमीज का कंसेप्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। जब हम बल्क में चीज लेते हैं तो हमको वो सस्ती पड़ती है, ज्यादा महीने का कोर्स लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, इकोनॉमीज मिलेंगी। अगर आप 1-1 महीने की लेते रहोगे डिस इकोनॉमीज मिलेंगी आपको, ठीक है। सो ऑलवेज प्रेफर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। 1 महीने पे ऑफर चल रहा है मुझे पता है, बट फिर भी 6 मंथ्स की ज्यादा प्रेफर किया करें। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने ये क्वेश्चंस कल किए थे, इससे आगे चलेंगे। डंपिंग भी हो गया था ना, हेक्सरोलिन का हो गया ये। हाँ, मैंने आपको ये पढ़ाना था। नहीं, स्पेशल क्लास नहीं हो पाई आपकी। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट।
ये क्वेश्चन, एक मिनट, इस थोड़ी ना स्क्रीन हिली हुई है, मुझे एक मिनट सेट करने दो। During the episode of sustained fall in crude oil prices during the year 2015, which among the following best describes the pricing strategy of the OPEC countries? वो कहता है कि 2015 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है गिरे, तो वो ओपेक कंट्रीज की उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी। तो पहले तो ये समझ लीजिए, जो ओपेक है ना, ये ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये कार्टेल बनाते हैं, ठीक है, इनका ग्रुप कार्टेल कहलाता है। अब इसमें कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दी गई है कि उन्होंने जो प्राइस में गिरावट की थी उसके पीछे उसकी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज डिफेंसिव प्राइसिंग। डिफेंसिव प्राइसिंग क्या होता है, समझिए इसको। डिफेंसिव प्राइसिंग में लो प्राइस इसलिए चार्ज किया जाता है कि हम अपने आप को मार्केट में बनाए रखें। डिफेंस क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी कि मार्केट में खुद को बनाए रखने के लिए डिफेंसिव प्राइसिंग यूज होती है। दूसरी है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग में लो प्राइस इसलिए चार्ज किया जाता है क्योंकि हम अपने कंपटीटर्स को भगाना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी चीज का कम प्राइस चार्ज कर लेते हैं अपने कंपटीटर्स को भगाने के लिए। और डिफेंसिव प्राइसिंग में अगर हमारी बिक्री नहीं हो रही किसी कारण, कस्टमर्स हमसे सामान नहीं ले रहे किसी कारण, तो हम प्राइस को कम कर देते हैं अपने आप को मार्केट में बचाने के लिए, उसको हम डिफेंसिव प्राइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। हाँ, पेपर 1 की बुक आपकी आजकल में लॉन्च हो रही है, जो इंग्लिश मीडियम की नोट्स फॉर्म वाली बुक। हिंदी मीडियम की ऑलरेडी है, ट्रूमैन वाली, जो मेरे और ट्रूमैन की कोलैबोरेशन वाली, और तीसरी आपकी हिंदी मीडियम की इकोनॉमिक्स की बुक का अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था उसका ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रहा है। आप में से कोई भी ट्रांसलेशन कर सकता है तो मुझे बता दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिफन डिलेमा। ये बड़ा ही दिलचस्प कंसेप्ट है और एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। अक्सर ही हम इस कंसेप्ट को करना भूल जाते हैं। ट्रिफन डिलेमा क्या है, अब इनमें से क्या चीज ट्रू है ट्रिफन डिलेमा के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। US has to export a large supply of dollars to act as an internationally accepted currency। अब जो यूएस की करेंसी है, जो यूएस का डॉलर है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कंट्री है, तो यूएस को डॉलर्स की लार्ज सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है। देयर इज ए कंफ्लिक्ट इन द शॉर्ट रन डोमेस्टिक एंड लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसी रिजल्टिंग इन ट्रेड डेफिसिट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द ट्रिफन डिलेमा। केडी जी, बिल्कुल, बहुत लोगों का मेरी बुक पढ़ने से नेट क्लियर हुआ है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता। मैंने इसका चार्ट नहीं बनाया, यहाँ पे बना देती हूँ, दोनों ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रिफल डिलेमा। ट्रिफल डिलेमा होता क्या है ये समझिए पहले। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, इस ट्रायंगल को समझिएगा। इट इज ट्रिफल डिलेमा। तीन चीजें कंट्री के सर पर होती हैं, जिसको एक कंट्री को जिनको मेंटेन करना पड़ता है, तीनों इकट्ठी मेंटेन नहीं हो सकती। दैट इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एंड द थर्ड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। सो ट्रिफन डिलेमा में क्या है कि एक ना एक चीज रह ही जाएगी जो आप लोग, जो कंट्री अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है।
एक ना एक चीज मैंने प्लस पर कुछ दिन पहले ही आपको ये पढ़ाया था, कंसेप्ट ट्रिफन डिलेमा का, बहुत ही डिटेल में समझाया था। कंट्री कांट अचीव दीज थ्री थिंग्स एट ए टाइम, एक ही टाइम में। अगर मतलब अगर वो मॉनिटरी पॉलिसी को इफेक्टिव रखना चाहता है तो उसमें एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होगा, फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं मेंटेन हो पाएगा, मतलब एक ना एक चीज रह ही जाएगी। तो तीनों चीजों को कहते हैं एक टाइम पे तीनों चीजें नहीं हो सकती, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी। तो अब इसमें ट्रिफन डिलेमा के बारे में क्या ठीक है, कहते हैं कि यूएस को इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी की काफी लार्ज सप्लाई जो है वो उसको सपोर्ट करना पड़ता है, और दूसरे में उसने कहा है कि इससे उसका ट्रेड डेफिसिट आता है, ट्रेड डेफिसिट आता है। तो मैंने आपको तीन चीजें समझाई, कैपिटल का फ्री फ्लो, मॉनिटरी पॉलिसी की इंडिपेंडेंट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे अब ये है कि उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करना पड़ रहा है, अगर वो डॉलर्स की सप्लाई को लार्ज कर रहा है, यानी कि उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अचीव करना पड़ रहा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अगर वो अचीव करता है तो दूसरी जगह उसका कंफ्लिक्ट क्या है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्लिक्ट के कारण ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, उसको ट्रेड में डेफिसिट हो रहा है, यानी कि जो उसके कैपिटल के फ्लोज हैं इसमें उसको डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, इसमें उसको डेफिसिट हो रहा है। कैपिटल के फ्लोज दैट रिप्रेजेंट ट्रेड डेफिसिट, और जो लार्ज सप्लाई ऑफ डॉलर्स दैट रिप्रेजेंट द एक्सचेंज रेट फिक्स। तो मतलब अगर वो एक चीज को मैनेज कर रहा है तो उसको दूसरी चीज में डेफिसिट हो रहा है। तो ट्रिफन डिलेमा का कंसेप्ट समझ में आया। प्लस वाले लर्नर्स को मैंने बहुत बार समझाया। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर, इसमें से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? आरती जी मेरी ना इस पर अलग से वीडियो है कि नेट क्लियर करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, सो काइंडली वॉच दैट वीडियो, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। सो यस, इसका सही आंसर फोर्थ है, क्योंकि कार्टेल जो है ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हिस्सा नहीं है। तो कार्टेल क्या है, कार्टेल में क्या करते हैं, जो फर्म्स हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और जो भी प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस हैं वो ज्वाइंटली लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो एक कार्टेल था, स्मूथ था कुछ फर्म्स का, जो आपस में मिलकर डिसीजंस लेते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ज्वाइंटली मैक्सिमाइज करते हैं, ज्वाइंट डिसीजंस लेते हैं प्राइस एंड आउटपुट के। तो कार्टेल बेसिकली एक ओलिगोपोली का फॉर्म है, जिसको हम कल्यूसिव ओलिगोपोली बोल देते हैं, कल्यूसिव ओलिगोपोली का ये एक फॉर्म है, ठीक है। और ये जो है फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एग्जांपल्स है। तो प्लस पर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन समझाए थे। तो फ्री वाले लर्नर्स के लिए मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको ये सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के फॉर्म्स समझा देती हूँ। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरी बुक का पेज नंबर 183 भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है एफटीए। एफटीए जो है ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है कस्टम यूनियन, इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें इंटीग्रेशन होता है, कैसे बताती हूँ। तीसरे नंबर पे आता है कॉमन मार्केट, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ऐसे चलते हैं। ये जो एफटीए है इसमें क्या है, ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि जो ट्रेड है वो पूरी तरह से फ्री है। जो आगे आगे जैसे आप जाते जाओगे पिछले वाले का एक फीचर ऐड होता जाएगा। जब मैं कस्टम यूनियन की बात करती हूँ, इसमें कॉमन टैरिफ विद नॉन मेंबर्स, मतलब जो कस्टम यूनियन का हिस्सा नहीं है उन पर कॉमन टैरिफ, उन पर भी कॉमन टैरिफ लगते हैं। कॉमन टैरिफ विद नॉन मेंबर्स, मतलब कस्टम यूनियन जो है उसमें ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्री ट्रेड तो होता ही है, प्लस इसमें एक फीचर और ऐड हो गया कि अगर नॉन मेंबर्स के साथ भी व्यापार करते हैं तो वहां पे भी कॉमन टैरिफ लगता है सबके साथ। फिर तीसरे नंबर पे आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का फीचर कौन से ऐड हो जाता है, पहले 2 फीचर तो इसमें होते ही होते हैं, प्लस इसमें ऐड हो जाता है, इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल का भी इसमें मूवमेंट फ्री रहता है। फिर आता है अगला इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक यूनियन, ये तो सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के टाइप्स हैं। इकोनॉमिक यूनियन ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन का, सबसे हाईएस्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें पहले 3 तो है ही, प्लस एक और फीचर ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की भी
यूनिफिकेशन हो जाती है, मतलब जो कंट्रीज हैं उनमें मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी यूनिफाइड इंटीग्रेट हो जाती है। सो ये रहते हैं आपके, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट थे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस इफ, कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल ट्रेड कब नहीं होगा। बिल्कुल अयान जी, आप कर सकते हो, और इनफैक्ट CUET के एग्जाम के लिए आप मेरा इकोनॉमिक्स का कोर्स भी ले सकते हो, आपको उससे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज के आधार पर होता है ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज पर तो के बेस पर तो होता ही है, प्लस कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे होता है। हमने ये सारी थ्योरी बहुत ही डिटेल में समझी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। कैसे? ध्यान से समझिएगा। पहले में उसने लिखा वन कंट्री इज एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। अगर एक कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट्स में एफिशिएंट है तो बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर हम उनका कंपैरेटिव एडवांटेज देखेंगे। जैसे मैंने आपको पोर्टुगल एंड इंग्लैंड वाली एग्जांपल समझाई। पोर्टुगल एंड इंग्लैंड, दो क्लोथ्स है, वाइन, दो प्रोडक्ट्स है, वाइन एंड क्लोथ। तो जो पोर्टुगल है इसकी 80 लेबर लगती है वाइन के लिए और 90 लेबर लगती है क्लोथ के लिए। जो इंग्लैंड है इसकी 100 लेबर लगती है वाइन के लिए और 120 लेबर, नहीं ऐसा करो, यहाँ पे 120 कर लो, 120 और यहाँ पे 100 कर लो, ठीक है। जो इंग्लैंड है इसका 120 लेबर लगता है वाइन के लिए और 100 लेबर लगता है, 100 लेबर लगता है क्लोथ के लिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो पोर्टुगल है, पी कंट्री यहाँ पे जो लिखा है, इसको वाइन एंड क्लोथ दोनों में एडवांटेज है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोर्टुगल का एब्सोल्यूट एडवांटेज वाइन पर भी है और क्लोथ पर भी है। वन कंट्री इज एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। तो 100% तब भी इनमें ट्रेड हो सकता है। कैसे ट्रेड हो सकता है इनमें? हमको अब एब्सोल्यूट एडवांटेज तो पता चल गई, अब हमने कंपैरेटिव एडवांटेज देखनी है कि जो पोर्टुगल है उसको दोनों में कंपैरिजन किसमें ज्यादा एडवांटेज हो रहा है ना। तो जो पोर्टुगल है उसको वाइन की प्रोडक्शन में ज्यादा एडवांटेज हो रहा है क्योंकि उसमें कम लेबर लग रहा है, और जो इंग्लैंड है उसको क्लॉथ की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसमें उसका कम लेबर लग रहा है। तो पोर्टुगल जो है वो वाइन की प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेगा इंग्लैंड को और इंग्लैंड क्लॉथ की करके एक्सपोर्ट करेगा पोर्टुगल को, ठीक है। सो मतलब ट्रेड पॉसिबल है। फिर दूसरे में उसने लिखा है अगर एक कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट्स में इनएफिशिएंट है, जैसे कि इंग्लैंड पोर्टुगल के मुकाबले वाइन एंड क्लॉथ दोनों में ही इनएफिशिएंट है ना, बट फिर भी दोनों में ट्रेड पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है दोनों में ट्रेड? क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज हमको देखनी है। जो इंग्लैंड है वो क्लॉथ उसे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है तो वो क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा पोर्टुगल को। ट्रेड पॉसिबल। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टू प्रोडक्ट्स आर सेम। हाँ, इस केस में कहता है कि अगर दो कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब सेम होती है ना, जो हार्बलर ने बोला, हार्बलर की थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली याद करो, जितना सेक्रीफाइस इस कंट्री को हो रहा है दोनों प्रोडक्ट्स में, उतना ही सेक्रीफाइस दूसरे कंट्री को हो रहा है, उतना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे का है। उस केस में ट्रेड नहीं होगा। अब इस चीज को भी ध्यान से समझो। इफ आई एम सेइंग कि यूएसए जो है उसको एक कमोडिटी के 2 यूनिट से सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं बी का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, किसको? यूएसए को। और दूसरा कंट्री है यूके, मान लो उसको एक कमोडिटी के 3 यूनिट से सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं बी के 1 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए। तो कौन सा कंट्री किस कमोडिटी में ज्यादा बेहतर है? यूएस जो है वो ज्यादा बेहतर है बी की प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, यानी कि उसको ए को कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बी के 1 यूनिट के लिए। तो यूएस जो है वो एक कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड है और वो एक कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा यूके को। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। बट मान लो अगर दोनों कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है, यूएस को भी 2 यूनिट ए के सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट बी का प्रोड्यूस कर रहा है और यूके भी 2 यूनिट ए के सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट बी का प्रोड्यूस कर रहा है।
तो इस केस में ट्रेड पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस सेम है, दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सी इज ए करेक्ट आंसर। मैंने आपको एक क्वेश्चन की मदद से दो थ्योरीज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, टू थ्योरीज। आगे देखिए, इंडिया एक्सचेंज रेट सिस्टम इज, इंडिया का एक्सचेंज रेट कैसा है? फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है, पैक्ड फ्लोट है, बोथ बी एंड सी। डीएस नॉलेज जी, आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर लिंक पिन किया हुआ है मेरी दोनों बुक्स का, वहां से आप डायरेक्टली बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हमारे इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कब कब खत्म हो गया था, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कब खत्म हुआ था। ठीक है, अभी इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है, so that's why B is a correct answer। अभी आपके 2023 के क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको कल करवाऊंगी ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना बड़े डिटेल में समझने वाले हैं। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, मेरी प्लस पे क्लास है, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। ये लास्ट कर लो एक। इन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन देयर इज, कहते हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होगी कब? 300-350 के करीब पड़ेगी आपको बुक। ठीक है, सो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव किस केस में है? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहली चीज समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी ही इफेक्टिव होती है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के पॉइंट्स को आप सीधा सीधा डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैं अब कंपैरिजन करूं परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का एंड इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का, तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। वैसे तो इसमें भी होती है, ठीक है, जहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। ठीक है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में भी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, बट एज कंपेयर टू इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होती है। समझ गए बात को? चलो एक ये कर लेते हैं क्वेश्चन, वेरी इजी एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्थ ऑफ WTO emerged फ्रॉम विच राउंड, किस राउंड से WTO का बर्थ हुआ था? हाँ, अनअकैडमी पर आपको दोनों पढ़ाए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 भी। सुपर शॉर्ट टॉपिक्स का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अदरवाइज मेरा दूसरा MS स्टडी गुरु वाले चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आयान जी CUET के क्वेश्चंस नेट से बहुत इजी होते हैं। ठीक है, नेट से उसका लेवल काफी ज्यादा कम है। आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट से उनका लेवल इजी रहता है। नेट का लेवल इन सारे एग्जाम से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो उसका लेवल नेट से इजी ही होगा। अब इसका आंसर जो है दैट इज यूरेजिया राउंड। तो यूरेजिया राउंड में क्या हुआ था? यूरेजिया राउंड में जो गैट था दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये रिप्लेस होके WTO बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट में सर्विसेज का ट्रेड नहीं था, सर्विसेज का ट्रेड फ्री नहीं था, बट WTO में सर्विसेज को भी शामिल कर दिया गया और इसका भी फ्री ट्रेड किया गया। बेसिक एम WTO का है ट्रेड को फ्री करना, कंट्रीज में ट्रेड को जितना हो सके प्रमोट करना, इसका एम है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। कल खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल, मंडे से हम पब्लिक इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। आज सुबह आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स था, टुमारो आई विल ट्राई फॉर पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी होता है और सेट का एग्जाम भी होता है। PYQs की बुक तो अभी इस महीने के एंड तक आएगी। ठीक है, तो मतलब आपके अगले वाले एग्जाम के लिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ PYQs आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, पेपर 1 की बुक आज या कल में आपकी लॉन्च हो रही है, इंग्लिश मीडियम की। चलो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. ओके, इज एवरीथिंग क्लियर? ऑडियो वीडियो? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. सो पब्लिक इकोनॉमिक्स का दूसरा सेशन है आज. इसका पहला सेशन हमने कल किया था. सबसे पहले आप सबको बता दूं 20% ऑफ का अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है. 31 मई तक ही वैलिड है. आप में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है सिमर 10 कोड का यूज करके 20% ऑफ के साथ साथ 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन इसका लाभ उठा सकता है. और अगले महीने से मेरा कंप्लीट कोर्स इंडियन इकोनॉमी पर शुरू होने जा रहा है. इसमें करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक्स, वे सब चीजें हम करेंगे. आप सिमर 10 कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें एनरोल कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चंस हमने कल किए थे. यहां से स्टार्ट करेंगे. द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट्स. हु सेड दिस? कहता है एक ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम जिसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट या लीस्ट बैड, मतलब बेस्ट का मतलब ये है कि लीस्ट बैड है ना. बेस्ट मतलब लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो, तो ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम बेस्ट होगा. तो सही जवाब क्या रहेगा? सी. तो यस, डाल्टन ने ये चीज कही है, ह्यूज डाल्टन ने ये चीज कही है. अब अगला देखिए. अब ये जो पब्लिक इकोनॉमिक्स में ना आपको ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं कि ये चीज किसने कही है, ये चीज किसने कही है. ये वाला क्वेश्चन करिए. दिस इज नॉट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. मैं आपको आखिर में करवाऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन 10 मिनट कंज्यूम कर लेगा. द इंसिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंटायरली बी ऑन द मोनोपोलिस्ट. कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका इंसिडेंस जो, यानी कि इंसिडेंस क्या है, उसका अल्टीमेट बर्डन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंस का मतलब अल्टीमेट बर्डन. ठीक है, अल्टीमेट बर्डन जिस टैक्स का किस पर हो, मोनोपोलिस्ट पर हो. पेपर 1 की इंग्लिश मीडियम बुक भी आ चुकी है और पेपर 1 की आपकी हिंदी मीडियम की तो ऑलरेडी आ गई थी. ठीक है. सही जवाब है लंप सम टैक्स. लंप सम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो मोनोपोलिस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होता है ना. उसकी फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होता है और इस टैक्स को वो दूसरे पर शेयर बर्डन इसका दूसरे पर नहीं डाल सकता, इसको शिफ्ट नहीं कर सकता मोनोपोलिस्ट, है ना. जो प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग हो जाती है उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के. लंप सम टैक्स कांट बी शिफ्टेड क्योंकि ये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड है और फिक्स्ड कॉस्ट उसको खुद को ही बेयर करनी पड़ेगी. सो ए इज ए करेक्ट आंसर. देखिए मोनोपोलिस्ट में भी रेगुलेटेड बाय मींस, अगर लंप सम टैक्स मोनोपोलिस्ट पर लगा दिया जाए ना तो इससे मोनोपोलिस्ट लॉस में जाती हैं और जिससे मोनोपोलिस्ट को रेगुलेट किया जा सकता है. क्योंकि जो लंप सम टैक्स है ये मोनोपोलिस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होता है और इस टैक्स की इंपोजिशन से टोटल कॉस्ट में अपवर्ड शिफ्ट आ जाता है. बिकॉज टोटल कॉस्ट दो चीजों को मिला के बनती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जैसे कि TC इज इक्वल टू 50Q प्लस 2. ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है. तो इसमें दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो अगर लंप सम टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड है यानी कि इस टैक्स को लगाने से फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी. 2 रुपए अगर मैंने लंप सम टैक्स लगाया तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई, है ना. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी तो यानी कि टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी. बट मार्जिनल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मैं इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगी तो 50 आएगी, यहां से मार्जिनल कॉस्ट लगाऊंगी तब भी 50 आएगी क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज अ डेरिवेशन ऑफ ओनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी हो एमसी पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता. समझ गए इन सभी बातों को?
आगे देखिए, तो इन टैक्सेस को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। Yes. So what is the correct answer for this? C. How C is correct? How C is correct? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना टैक्सेस को। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद गिफ्ट टैक्स, सारे करवाए हैं आपको मैंने आज सुबह के मैराथन क्लास, जिसने नहीं देखी थी देख लीजिएगा जाके, इसी चैनल पर आज सुबह 11 बजे पब्लिक इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स करवाया था। तो सेकंड आपका ये गिफ्ट टैक्स आ गया, देन आपका इसमें सर्विस टैक्स आ गया, देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और सबसे लेटेस्ट जो है ये आपका जीएसटी है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसके अलावा और भी टैक्सेस थे जिनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करवाया था। जीरो बेस्ड बजटिंग किस पर एम्फेसिसाइज यानी कि किस पर जोर देता है? सही जवाब सी। कैसे? जीरो बेस्ड बजटिंग, जो बजट स्क्रैच से स्टार्ट होता है, जो बजट जीरो से स्टार्ट होता है, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू दोबारा से सभी खर्चों, पिछले साल के सभी किसी भी खर्चे को गिवन नहीं लेके चलते, दोबारा से पिछले साल में जो खर्चे हुए थे उनका दोबारा से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उनकी छानबीन करके ये इस पर हुआ तो क्यों हुआ, है ना, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स, अगर उस चीज पर कॉस्ट ज्यादा लग रही है, बेनिफिट कम आ रहा है, वी विल एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर खर्चा, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। डेफिसिट फाइनेंसिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, यू कैन सिंपली एलिमिनेट द बी ऑप्शन फ्रॉम हियर। जैसे ही मैं यहाँ से बी को एलिमिनेट करती हूँ ना, ये देखिए बी को एलिमिनेट करती हूँ तो मेरा सही जवाब ये आ जाता है। प्रिपेयरिंग ए न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, अभी बता दिया, स्क्रैच का मतलब जीरो से नया बजट बनाना शुरू करना, और प्रिपेयरिंग द बजट निग्लेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि पहले क्या खर्चा आया था वो सारा इग्नोर करके दोबारा से बजट बनाना, है ना, पिछले साल के किसी खर्चे को गिवन लेके नहीं चलना। सो आगे देखिए, दोबारा से लमसम टैक्स वाला क्वेश्चन है, मैंने ये आपको समझाया था अभी ये क्वेश्चन, और जिस तरह से समझाया था सेम उसी तरह से दोबारा ये क्वेश्चन आया। lump sum tax imposed on a monopolist cannot be shifted to the consumers. Lump sum tax becomes part of his fixed cost and does not affect the marginal cost of production. सही जवाब सी है इसका, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि लमसम टैक्स जो है वो मोनोपोलिस्ट पर इम्पोज किया जाता है, इस टैक्स को वो आगे कंज्यूमर पर शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं शिफ्ट कर सकता? क्योंकि लमसम टैक्स उसकी फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है, और जो चीज फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है वो चीज मार्जिनल कॉस्ट को नहीं बदलती। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके इक्वेशन लिख के समझाया था कि मार्जिनल कॉस्ट में बदलाव टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव आने से होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में बदलाव आने से मार्जिनल कॉस्ट अफेक्टेड नहीं होती, है ना। चलो आगे देखिए, मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू ए न्यू एंड हायर लेवल इज कॉल्ड। जो पीडीएफ है ना वो आपको वहां पे मिलती है, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वहां पे 5 बजे वाली शाम को स्पेशल क्लास लगा लिया करो, और 7 बजे भी है आज, तो
वहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं। सो इसका अब सही, चलो मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड लेवल, पुराने लेवल से हम नए लेवल की तरफ आ रहे हैं, तो मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो सी इज यहाँ, इसका भी सारे आंसर सी आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट फॉर जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग के लिए कौन सी रेलिवेंट है? Preparing a separate budget for women, gender budget is not practiced by the government of India, evaluating budgetary provisions with a gender perspective, and gender budgeting is a tool for gender empowerment. क्या पूछ रही हैं राखी जी? आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत ऊपर चला गया, अब दोबारा से अपने क्वेश्चन को टाइप करके यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी। कैसे सी है? सेपरेट बजट, वुमेन का सेपरेट बजट बनाना, नहीं इसका सी नहीं हो सकता, जस्ट वेट, इट्स नॉट सी, गलत लिखा हुआ है ये, इसका सी नहीं है। सारे पीछे सी आ रहे थे बट इसका सी नहीं है। लेट्स सी, एलिमिनेट द ऑप्शंस। सेपरेट बजट नहीं बनता वुमेन का, ठीक है, तो मतलब मैं ए को तो यहाँ से साफ साफ एलिमिनेट कर रही हूँ, ए को साफ साफ एलिमिनेट कर रही हूँ। फिर उसने क्या, जेंडर बजट इज नॉट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया जाता है, तो ये भी गलत है आपका, बी भी गलत है, सिर्फ सी एंड डी सही है, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, डी इज ए करेक्ट आंसर। इवेल्युएटिंग बजटरी प्रोविजंस विद ए जेंडर पर्सपेक्टिव, बजट बनाते वक्त जेंडर पर्सपेक्टिव का भी ख्याल रखने, है ना। और जेंडर बजटिंग जो है ये एक जेंडर एम्पावरमेंट के लिए ही एक टूल बनाया गया कि बजट में जेंडर को भी हिस्सा देना है, जेंडर एम्पावरमेंट का बजट बनाते वक्त ख्याल रखने और जेंडर पर्सपेक्टिव से बजट का निर्माण करना है। सो सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस ओनली। दिव्या जी देखिए, ऐसा करंट ईयर में कुछ चेंजेस होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, मेरे वाले चैनल पर है, MS स्टडी गुरु वाले चैनल पर, ठीक है। मेरी बुक अच्छे से कर ली, कौन सी? इकोनॉमिक्स की बुक। अब ये तो देखिए बहुत सारे लर्नर्स हैं जो बोलते हैं कि हमने सिर्फ आपकी बुक ही पढ़ी थी और हमारा नेट क्लियर हो गया, JRF क्लियर हो गया। अब दैट डिपेंड्स ऑन यू कि देखिए अकेली बुक पढ़ने से नहीं कुछ होगा, मैं हर बार बोलती हूँ, साथ में आप PYQs की प्रैक्टिस करिए, दैट इज अटमस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ करंट अफेयर्स, करंट चीज़ें भी पढ़िए, ठीक है, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल। इंडियन इकोनॉमी के थ्योरी वीडियो है वो 1 ईयर पहले, नहीं थ्योरीज नहीं चेंज होते इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में बजट नया आता है हर साल, इकोनॉमिक सर्वे नया आता है हर साल, जो फिगर्स होती हैं रिपो बैंक रेट ये तो हर हफ्ते ही चेंज होती हैं, डेफिसिट्स चेंज होते हैं, ठीक है, थ्योरीज नहीं चेंज होती, फाइन। सो इसका सही जवाब बी है, मार्केट फेलर, पब्लिक गुड्स मार्केट फेलर का कारण है, एक्सटर्नलिटीज मार्केट फेलर का कारण है, मोनोपलीज भी मार्केट फेलर का कारण है, तो ABD सही हो गया। बट जो गुड राइवल होते हैं कंजम्पशन में, जैसे कि प्राइवेट गुड्स, एंड जैसे कि और कौन से होते हैं, द फैक्ट दैट सम गुड्स आर राइवल इन कंजम्पशन, तो प्राइवेट गुड्स जो है वो राइवल होने के कारण, क्योंकि वो राइवल होते हैं कंजम्पशन में, इस कारण वो मार्केट फेलर का हिस्सा नहीं है ना, तो ओनली ABD आर द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true? Common resource is rival and non-excludable. A public good is non-rival and non-excludable. ये तो आपको रटवाए हुए हैं सारे गुड्स के टाइप्स।
चलो सो इसका सही जवाब फर्स्ट ही है, दोनों सही है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जैसे कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, फिशिंग इन ए लेक, फिशिंग इन ए लेक इट इज ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। एंड नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड, जैसे कि एयर, डिफेंस, है ना, ये सब चीजें। मार्केट फेलर का नक्कर बिकॉज ऑफ, ये इतने क्वेश्चंस आते हैं ना मार्केट फेलर के कारण पर, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्ड आंसर सही है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं। एंड एक्सटर्नलिटीज मार्केट फेलर का कारण है, ये तो पता ही है। मैं तो कहती हूँ मार्केट फेलर एंड एक्सटर्नलिटीज एक दूसरे के साइनोनिम्स ही है ना। चलो सो इनमें से लेमन प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कौन सा पॉइंट जो है वो जो लेमन प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं नहीं कनन्या जी अलग है। बेसिकली कंजेस्टिबल गुड्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ट्रैफिक ऑन ए रोड, है ना। तो कंजेस्टिबल गुड्स जो होते हैं वैसे तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी होते हैं, जैसे कि एक रोड जो है एक पब्लिक रोड, पब्लिक गुड है ना, और नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी है। बट अगर उस पर कंजेशन लग जाए, उस पर ट्रैफिक लग जाए, तो वो नॉन राइवलरी बन जाएगा, है ना। तो वो नॉन राइवलरी बन जाएगा। तो अगर उनका ओवर यूज कर दिया जाए तो वो जो गुड्स कंजेस्टिबल गुड्स होते हैं वो नॉन राइवल बन जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे ट्रैफिक इन ए रोड, कंजेशन इन ए रोड, ये कंजेस्टिबल गुड है। अच्छा इसका सही जवाब सेकंड, लो क्वालिटी गुड्स कैन ड्राइव हाई क्वालिटी गुड्स आउट ऑफ द मार्केट। एडवर्स सिलेक्शन की वो बात कर रहा है। एडवर्स सिलेक्शन जो है एकरलॉफ ने एक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का एक सिद्धांत है जो एकरलॉफ ने दिया है, जिसमें उसने कहा है कि जो लो क्वालिटी गुड्स, जो उसने इसमें वैसे बात कही थी बैड क्वालिटी कार्स की, कि जो बैड क्वालिटी कार्स है वो गुड क्वालिटी कार्स को मार्केट से भगा देते हैं, है ना। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जेंडर बजटिंग एंड आंसर कोड फ्रॉम द गिवन बिलो। फिर से क्वेश्चन आ गया जेंडर बजटिंग का। कितने क्वेश्चंस आते हैं जेंडर बजटिंग पे? नेक्स्ट पीवाईक्यू यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सेकंड आंसर तो जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें कोई सेपरेट बजट नहीं बनाया जाता वुमेन के लिए, तो बी को तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो सेपरेट बजट। और ये कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2005-6 में अडॉप्ट किया गया था। तो सेकंड इसका सही जवाब है। प्राइमरी डेफिसिट इज मेड बाय, दिस इज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, और मैंने आपको इतना रटवाया ये क्वेश्चन, बजटरी डेफिसिट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से रटवाया आपको। प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। सो फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, दैट विल बिकम द प्राइमरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखिए, पोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलर बिकॉज, पोल्यूशन मार्केट फेलर की एग्जांपल है। हाँ, कल 11 बजे बिल्कुल क्लास है यूट्यूब पर, और उसमें हम पेपर 1 के पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, ठीक है, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज।
हाँ, तो देखिए फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। अब पोल्यूशन जो है ये बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अब देखिए मार्केट प्राइस इज लेस देन द एफिशिएंट प्राइस। अब इसमें क्या है कि जो मार्केट प्राइस है वो एफिशिएंट प्राइस से कम है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना उनको ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़े और जो सोसाइटी है उसको कम कॉस्ट बेयर करनी पड़े। उल्टा बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। यू कैन से कि जो सोसाइटी है उसका बेनिफिट कम हो और प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा हो। ये इस साइड एरो होना, दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। सोसाइटी का बेनिफिट कम हो और प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा हो, जैसे कि पोल्यूशन। अब जब एक फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलेगा तो जिस बंदे की वो फैक्ट्री है उसको तो चलो फायदा होगा, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको नुकसान होगा। सोशल बेनिफिट इज लेस देन प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट। सोसाइटी को ज्यादा कॉस्ट उसकी बियर करनी पड़ रही है। तो इस केस में जो मार्केट प्राइस होता है वो एफिशिएंट प्राइस से कम होता है। अगर मैं बोलूं कि मार्केट प्राइस इज हायर देन द एफिशिएंट प्राइस, वो आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बनती है, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस एफिशिएंट प्राइस के बराबर है तो वो कोई एक्सटर्नलिटी का केस है ही नहीं उसमें, फिर पेरेटो ऑप्टिमलिटी है, उसमें पेरेटो ऑप्टिमलिटी है। इफ सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर, सोशल बेनिफिट इज लेस देन, if there is negative externality, that means market price is less than efficient price. ये जो जैसे इसी तरह से इसको याद रखेंगे ना, द प्राइवेट कॉस्ट इज लाइक मार्केट प्राइस एंड सोशल कॉस्ट इज लाइक एफिशिएंट प्राइस। So market price is less than efficient price, that means private cost is less than social cost, ठीक है। एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में वही चीज उल्टी। फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल अफेक्ट, फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स जो है ये बायर्स को ज्यादा, फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स का क्या मतलब है, जो टैक्स शिफ्ट किया जा सके। गवर्नमेंट जो है उसने प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया और प्रोड्यूसर ने वो टैक्स शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर्स पर बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर, ठीक है। प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को सेंड कर दिया उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के, तो जो फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स है वो बायर्स पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सेलर्स की बजाय। द केस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स रेस्ट ऑन, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का जो केस है किसकी उदाहरण है, थर्ड इज ए करेक्ट आंसर, एबिलिटी टू पे। जब मैं प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करती हूँ यानी कि इनकम बढ़ने से जो टैक्स बढ़ता है, इनकम बढ़ने से जो टैक्स बढ़ता है, इसमें हम एबिलिटी टू पे थ्योरी की बात करेंगे। एंड इनकम टैक्स, यू कैन से डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आगे अभी जो क्वेश्चन है वो 2023 के शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से मैं खत्म कर रही हूँ सेशन को। हम अभी स्पेशल क्लास पे मिलते हैं, ठीक है। कि एक आधा कर लें और क्वेश्चन, 3 मिनट हैं हमारे पास, अभी कर लेते हैं। अब इनमें से सही स्टेटमेंट बताना क्या है, पब्लिक इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, पढ़ के बताइएगा अच्छे से।
इसका बी आंसर सही है। देखिए मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो प्राइस मैकेनिज्म के साथ काम करता है। बिल्कुल, जहां पे मार्केट है वहां पे प्राइस तो होगा। देखिए जहां पे मार्केट है वहां पे तीन चीजें होंगी, एक बायर होगा, एक सेलर होगा और एक प्राइस होगा, है ना। तो ये तीनों होंगी, तो ये जो है ये आपका सही है। फिर मार्केट फेलर रेफर्स टू द डिवर्जेंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम फ्रॉम पेरेटो ऑप्टिमलिटी। मार्केट फेलर अभी मैंने बताया था कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी से डिवर्जेंस होने को ये मार्केट फेलर बोलते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ए एंड बी दोनों हैं, मतलब कि यहाँ से मैं सीधा सीधा सी को एलिमिनेट कर सकती हूँ और डी को भी एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्योंकि ए एंड बी मुझे श्योर शॉर्ट हो गया कि है ये। फिर मार्केट फेल्स टू एफिशिएंटली सप्लाई पब्लिक गुड्स एंड द सेम मेक्स ए केस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कहता है मार्केट जो है वो पब्लिक गुड्स की एफिशिएंटली सप्लाई करने में फेल हो जाती है, यानी कि पब्लिक गुड्स की सप्लाई मार्केट ही कर सकती, प्राइवेट कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट मैन या मार्केट जो है वो पब्लिक गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकती। पब्लिक गुड्स जो है उसके लिए गवर्नमेंट को मैदान में आने पड़ता है। एक चीज की लग गई वेट। क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को मैदान में आना पड़ता है ना। कोई प्राइवेट बंदा पब्लिक गुड्स की सप्लाई नहीं करेगा। फ्लाईओवर कोई पब्लिक पर्सन बना लेगा? प्राइवेट पर्सन बना लेगा? रोड बनाना है कोई प्राइवेट पर्सन बना लेगा? नहीं, सरकार के काम है। ठीक है, सो ए बी सी तीनों ठीक है आपके, बी आंसर सही है। अब डी एंड डी, वाई इट्स नॉट करेक्ट। मार्केट एफिशिएंटली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्निटी। अभी आपने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव एक्सटर्निटी आ जाए तो मार्केट एफिशिएंटली काम करती ही नहीं है, देयर इज अ केस ऑफ मार्केट फेलियर हियर, अभी पढ़ा है ना। अगर एक्सटर्निटीज की प्रॉब्लम आ जाए मार्केट कांट वर्क एफिशिएंटली, यानी कि डी एंड डी दोनों गलत है, क्योंकि मार्केट फेल होती है एक्सटर्निटीज के केस में, तो ओनली बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सो इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ सेशन को। अभी स्पेशल पे मिलते हैं, फाइन, ओके।